Assalamualaikum everyone. This is Dr. Mavis Siddiq working as a house officer in the Gulab Devi Hospital from the and let's start it. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, बच्चे actually I was getting a lot of messages regarding Kena डिफरेंस बिटवीन लाइक एनुअल से मॉड्यूलर सिस्टम में जो सडन शिफ्ट आया है तो इसको किस तरह से टैकल करना है एंड खैर लेट्स वेट फॉर 5 more minutes एंड देन वी विल स्टार्ट इट ओके देती नहीं तो ओके वैसे जो आपका ना बेसिकली शिफ्ट आया है दैट इज़ कि इन्होंने आपके लाइक ब्लॉक्स बना दिए हैं। सिलेबस आपका वही है लाइक जो एनुअल सिस्टम का ही होता था बस थोड़ी-सी इन्होंने चेंजेस कर दी हुई हैं। लाइक हर एक चीज़ को उन्होंने क्लिनिकल स्किल्स के साथ ना रिलेट कर दिया हुआ है। आपकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से देती हूँ कि आपके सिलेबस को 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है? इट्स अ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। अब ना ब्लॉक ए में आपके आ जाती है कि मेडिसिन एंड पीड्स एंड ब्लॉक बी में आपके आ जाती है सर्जरी एंड गायनी एंड ऑल ठीक है। अच्छा, अब एक ब्लॉक के आपके पास लाइक 16 वीक्स हैं। 16 वीक के आप लाइक फर्दर 18 वीक्स में लाइक 8 वीक आप सर्जरी में जाओगे, 8 वीक्स आप गायनी एंड ऑफ में जाओगे, ठीक है। सेम फॉर द लाइक अदर ब्लॉक 8 वीक्स आप मेडिसिन में जाओगे एंड देन 8 वीक्स आप लोग लाइक पीड में जाओगे। यानी कि आपकी क्लास लाइक इस तरह से 4 बैचेज़ में डिवाइड हो जाएगी और वो पहले जो ब्लॉक ए है लाइक जो मेडिसिन एंड पीड में गए हैं, वो आपस में शफ़ल करेंगे एंड जो सर्जरी एंड गायनी में गए हैं स्टूडेंट्स, वो फिर आपस में शफ़ल करेंगे। सो एट द लाइक 16 वीक्स के बाद आप लाइक पूरी क्लास के बैचेज़ अगेन रोटेट हो जाएँगे। लाइक सर्जरी वाले मेडिसिन एंड पीड्स में जाएँगे एंड मेडिसिन वाले सर्जरी एंड पीड में जाएँगे। सो इस तरह से आपकी क्लिनिकल रोटेशन चलेगी थ्रू आउट द ईयर एंड लाइक अ डे बिफोर आवर एचओडी वाज सेइंग कि आपके जो सर्जरी में गए हुए हैं स्टूडेंट्स उनका ये भी है कि लाइक जो फर्दर लाइक सर्जरी में आपके आ जाती हैं जैसे कि सब स्पेशलिटीज़ उनमें से ना आप लाइक थोरेसिक सर्जरी, यूरोलॉजी इस तरह वाली फील्ड में भी वो आपको भेजेंगे। ठीक है? अब बच्चों कमेंट कर दो आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बच्चों आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके सबसे पहले बच्चों हम लोग इसी तरह से लाइक जो हमारे वार्ड्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं लाइक एनुअल सिस्टम में ये होता था कि हमारी रोटेशन होती थी 10:45 टू 2:45 ठीक है तो तब भी हम लाइक 10:45 से लेके 11:30 तक चले जाते होते थे एंड हमारी इवनिंग या नाइट शिफ्ट नहीं होती थी एक्सेप्ट फॉर द लाइक गायनी में हम जाते होते थे एंड मेडिसिन एंड सर्जरी में हमारा ये होता था कि इट वाज लाइक टोटली अप टू यू अगर आप आ जाते हो तो आपको कोई ना कोई पढ़ा देता होता है लाइक इवनिंग में लाइक बट नाइट का कोई इतना नहीं था। लेकिन आपके ना इन्होंने लाइक कंपल्सरी कर दिया गया है कि आपने लाइक मॉर्निंग शिफ्ट भी है, आप लोगों की इवनिंग शिफ्ट भी है, आपकी ओपीडी भी है, आपने ईआर में भी जाना है एंड देन आपने ओटी में भी जाना है, ठीक है? अच्छा, मॉर्निंग में आपका ये होगा कि ना आपने 10 हिस्ट्री लाइक जो मॉर्निंग स्टेशन होंगे 10 केसेज़ आपने डिस्कस करने होंगे। लाइक हमारा तो ये होता था कि हमने 10 केसेज़ अपनी हिस्ट्री सबमिट करवा देनी लाइक अगर एक बच्चे ने लिख दिया है तो उसको ही लाइक कॉपी पेस्ट कर दें लेकिन आपका ना
इवन कि वो चेक भी नहीं होते थे, ठीक है? बस ये कहते होते थे हमारे लाइक पीजीआर के ना आपने कंपल्सरी करवानी है, सो आपने लाइक बहुत रफ सा लिखो। लेकिन आपका ये है कि ना आपने मॉर्निंग के भी 10 केसेस सबमिट करवाने हैं, इवनिंग के आपने 8 केसेस सबमिट करवाने हैं और इसी तरह से ईआर में यानी कि इमरजेंसी में आप बच्चों ने ना 10 ड्यूटीज़ लाइक 10 टाइम्स ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म करनी है, ठीक है? और इसी तरह से ओपीडी के आपके 12 केसेज़ होंगे। अब ना जो ड्यूटीज़ हैं इस तरह से नहीं होगा, उन्होंने लाइक क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप बच्चों ने जाके वहाँ पे ऑब्ज़र्व करना है, असिस्ट करना है। डोंट थिंक कि लाइक आपसे वो बहुत ज़्यादा कोई काम करवाने वाले हैं या लाइक आपसे कोई ओवर वर्क करवाएँगे, ऐसा नहीं है। बट द थिंग इज़ कि ना वो आपको ऑब्ज़र्व करवानी होंगी चीज़ें। यहीं पे आपके सिलेबस की एक बहुत अच्छी बात बताऊँगी लाइक जो हमारे लेवल की नहीं थी एंड जो हमने अपने हाउसों में आके सीखी है बट वो आप बच्चों की फाइनल ईयर के लेवल के ऊपर है। सो आई जस्ट वांना टेल यू ऑल कि उस चीज़ का ना मैक्सिमम फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है? ओके, सो इसके बाद आप लोगों ने ना जो वार्ड के बाद है ना, आपने ओटीज़ में भी जाना होता है। अच्छा, अब ओटी के बारे में मैं बच्चों बता दूँ, उन्होंने लाइक एक पूरा सेटअप आप लाइक बताया हुआ है कि आपने जाके ओटी में क्या करना है। यानी कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ लाइक माय हाउस जॉब इज़ ऑनगोइंग इन द सर्जरी, ठीक है? तो हमने सर्जरी में ना पेशेंट को प्रिपेयर करवाना होता है बिफोर ऑपरेशन, ठीक है? अब ना ऑपरेशन से पहले हम पेशेंट को किस तरह से प्रिपेयर करवाते हैं, मेन ये होता है कि हमने उसकी सारी बेसलाइन भिजवानी है। सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी उसकी ईसीजी को करवानी होती है, ठीक है? अब उनमें से कोई भी उसके बेसलाइन में से डी रेंज आ जाते हैं उसके लाइक लैब, तो हम पेशेंट को डीलिस्ट कर देते हैं, यानी कि पेशेंट ऑपरेशन के लिए फिट नहीं है, ठीक है? तो हम पेशेंट के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जब तक पेशेंट फिट हो जाता है, फिर उसकी सर्जरी होगी, ठीक है? सो ये ऑपरेशन से पहले है, ठीक है? अब जब हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, सो लेट्स सपोज़ कि पेशेंट के लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर है, तो आपने लेप्रोस्कोपी में का जो कैमरा है, उसके ऊपर क्या फाइंडिंग्स है, ठीक है? एंड उसके बाद ऑपरेशन के दौरान कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए हैं, उसके बाद ये किसने असिस्ट करवाया है ऑपरेशन में। एंड अनदर थिंग इज़ क्या है ना पोस्ट ऑपरेटिव के लाइक जब पेशेंट का ऑपरेशन हो गया हुआ है, उसको आईसीयू में शिफ्ट करवाया गया है, उसको लाइक वार्ड में शिफ्ट करवाया गया है, पेशेंट का लाइक हम सर्जरी से पहले एनपीओ करवाते हैं, यानी कि रात के 12 बजे तक हमने कहना होता है कि आपने कुछ खाना-पीना नहीं है, ठीक है? उसके बाद ना लाइक ऑपरेशन के बाद हमने पेशेंट को बताना होता है कि इतने आवर्स के बाद आपने खाना-पीना यानी कि एनपीओ ब्रेक करना है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम। उन्होंने स्पेसिफिक ओटी नोट्स आपके लिए बना दिए हैं कि स्टूडेंट को पता हो कि ऑपरेशन से पहले एंड इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट की मैनेजमेंट कैसे होती है, ठीक है? इवन कि इंट्रा ऑपरेटिव पेशेंट के लाइक जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होने होते हैं, वो कौन से यूज़ होने होते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट ने लाइक क्या ऑब्ज़र्व किया, ठीक है? आपने क्या फाइंडिंग देखी? तो जब भी आप लोग ओटी में जाओ ना लाइक जो पीजीआर आपको इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाएँ, उनको आपने अच्छे से देखना है। जो ऑपरेशन हो रहा हो, ठीक है? उसमें देखा करो कि वो क्या कर रहे हैं। आई नो कि फाइनल ईयर के लेवल के ऊपर वो आपको लाइक इतना आगे नहीं आने देते, लाइक प्राइवेट सेटअप में तो नहीं आने देते एज़ सच कि आप लोग असिस्ट करो, हाउस जॉब में तो फिर भी करने देते हैं। बट जो चीज़ आपने ऑब्ज़र्व करनी है ना, तो वो मेक श्योर करना है कि उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, ठीक है? पीजीआर से पूछो कि जी क्या हो रहा है? ये कौन-सा ऑपरेट कर रहे हैं? इसकी फाइंडिंग क्या है? ठीक है? और उसी टॉपिक को आप लोग कर लो, ठीक है? लेप्रोस्कोपी हम लोग किसमें करते हैं? लिथियासिस में करते हैं, ठीक है? आपका पूरा टॉपिक ही प्रिपेयर हो जाता है इसी तरह से, ठीक है? और क्योंकि वो जो वार्ड की बात चल रही है ना, तो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि शुरू से ही लाइक फ्रॉम द स्टार्ट अपने ना इंस्ट्रूमेंट किट ले लो। इट्स अ नॉट के ना किसी महँगी शॉप से लेनी है लाइक अब सिंपल फार्मेसी से भी। अब इंस्ट्रूमेंट किट में क्या आती है और ये क्यों ज़रूरी होती है? इंस्ट्रूमेंट किट में हमारे पास लाइक आपका आपका बीपी ऑपरेटर्स मस्ट होना चाहिए, आपके पास हैमर होना चाहिए, आपके पास इंची टेप होनी चाहिए, बच्चों के पास हर स्टूडेंट के पास अपना स्टेथोस्कोप होना चाहिए एंड इसके अलावा जो पेन टॉर्च एंड ओवरऑल होनी चाहिए एंड आपकी रिस्ट वॉच, ठीक है? अच्छा, सो इसका क्या होता है फ़ायदा कि ना जब आपका वार्ड टेस्ट होगा लाइक आफ्टर एवरी 8 वीक्स, ठीक है? जैसे कि सर्जरी का वार्ड टेस्ट मेडिसिन का, पीरियड्स का एंड गायनी का, तो आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई एक भी इंस्ट्रूमेंट ना हो, तो बिलीव मी एचओडी ऑन द स्पॉट फ़ेल करते हैं। लाइक आप कहेंगे कि आप ही आर यू किडिंग? नो आई एम नॉट किडिंग। मैं आपको रियल एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हमारा मेडिसिन का वार्ड टेस्ट था। सो लाइक एक बैच हमसे जो पहले दिन का वार्ड टेस्ट हुआ था, तो सर ने कहा था कि
आई गेस नी रिफ्लेक्स परफॉर्म करो, ठीक है? एंड जो वो स्टूडेंट के पीछे वाला लाइक स्टूडेंट था ना, वो स्टूडेंट उससे लाइक हैमर मांगने लग गई। सर ने कहा मैंने आपका नहीं लेना। लाइक एट द स्पॉट एचओडी आपको फ़ील करते हैं कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। एट द सेम टाइम एक दफ़ा हमारे सीनियर का थायरॉइड का एग्ज़ामिनेशन के ऊपर सर लॉन्ग केस ले रहे थे एंड सर सेड के ना इसको एग्ज़ामिन करो एंड आपने देखना होता है पेशेंट की पल्स को जब वो उसने लाइक उसके रिस्ट पर हाथ रखा तो अब स्टूडेंट के पास वॉच नहीं थी। जब उसके पास वॉच नहीं थी तो वो पेशेंट की रिस्ट को तो पकड़े हुआ था, तो वो बच्चा जो ऑफ़िस में वॉच लगी हुई थी वॉल के ऊपर उसको देखने लग गया। तो एचओडी ने कहा बेटा वो जो वॉच लगी हुई है ना वो काम नहीं करती तो तुम किसको देख रहे हो? मीन्स टू से अब वो स्टूडेंट एम्बैरेस हो गया। उसके बाद हमारे एचओडी ने उसका फर्दर लाइक वाई-वाई ही नहीं लिया। सो कहने का मकसद ये है कि छोटी-सी बातें हैं कि लाइक आपके पास आपके इंस्ट्रूमेंट्स पूरे होने चाहिए, आपका ओवरऑल आपकी वॉच लेनी है कि ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए सो दैट एग्ज़ामिनर के पास मौका ना हो, एग्ज़ामिनर के पास कोई पॉइंट ना हो आपको फ़ेल करने का, ठीक है? सो आपने मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट अपने लाइक फाइनल ईयर के स्टार्ट में ही अपने वो ले लो कि ये इंस्ट्रूमेंट किट ले लो, ठीक है? ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा पेजेज़ अवेलेबल हैं एंड अगर आप लाइक सिंपल फार्मेसी से भी लेना चाहते हो, आपको हर जगह पे मिल जाएँगी, ठीक है? सो ओके बच्चों अब मैं आपको बात बताती हूँ कि आपने बोर्ड में क्या करना है, ठीक है? आपके बच्चों 750 मार्क्स हैं ओनली वर्ड्स के, ठीक है? यानी कि आपके शॉर्ट केसेस होंगे, आपके लॉन्ग केसेस होंगे एंड बिलीव मी कि अगर आप थ्रू आउट द ईयर अपने वर्ड्स में जाओगे, अपने लाइक एग्ज़ामिनेशन परफ़ॉर्म करोगे, एग्ज़ामिनेशन जब परफ़ॉर्म करोगे एंड रिपीटेडली परफ़ॉर्म करोगे, तभी जाके आपके रिफ्लेक्सेस बनेंगे, ठीक है? तभी यू विल बी एबल टू परफॉर्म एट योर फाइनल प्रो यकीन मानो कि जब आपका रिटन एग्ज़ाम एंड होगा एंड देन आपके वाइवा ऑस्पी से 1-2 वीक जो आपको मिलता है, उसमें भी बच्चे लाइक प्रैक्टिस करते हो ना आप लोग, ठीक है? लेकिन यकीन करें अगर आपने 1 या 2, 3 दफ़ा प्रैक्टिस कर लोगे, इसके बरस जिस बच्चे ने थ्रू आउट द ईयर बोर्ड अटेंड किए होंगे, एग्ज़ामिनेशन पेशेंट के ऊपर परफॉर्म किए हुए होंगे, सो उसके रिफ्लेक्सेस बने होंगे, ठीक है? आपको पता है हमारे पास शॉर्ट के फाइनल ईयर में इस तरह के आते हैं कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने फेस के ऊपर कमेंट करना होता है ना, तो मेरा फाइनल ईयर का शॉर्ट केस था पीड्स में कि बच्चे के ना पफिनेस थी फेस के ऊपर। सो सर आस्क्ड विदाउट टचिंग द पेशेंट कमेंट ऑन हर आईज़, ठीक है? उसको पेरिऑर्बिटल एडिमा था, ठीक है? तो यकीन मानो आपके पास उस टाइम अगर एक बंदे ने थ्रू आउट द फाइनल ईयर या उसने बेड साइड इतनी अच्छे से की हो, तभी तो उसको पता होगा कि ना उसने क्या बोलना है, ठीक है? अगर आपको हो कि जी मैंने वार्ड्स नहीं जाना है, मैंने बंक करने हैं वार्ड्स एंड इट विल हेल्प यू मैं एंड पे कर लूँगी या मैं एंड पे कर लूँगा, सो आप नहीं लाइक आप अपने आप के लिए गड्ढा खोद रहे हो, ठीक है? सो ऐसी हरकतें नहीं करना कि हम लोग फाइनल ईयर में इतना ज़्यादा वार्ड के टाइमिंग है, हम लोग ना जाएँ। बट ये है कि आप लोग जाओ, आई नो आपके वार्ड्स की टाइमिंग ज़्यादा है, एटलीस्ट जो वेरी फर्स्ट आवर हो आपका, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो। उसमें आप लोग अपने एग्ज़ामिनेशन करो, पेशेंट से बात करो। हमेशा याद रखिएगा जब आपने पेशेंट देखा हो ना, तो वो कभी आपको भूलता नहीं है। जब आपने किसी पेशेंट की फाइंडिंग देखी हो ना, तो वो आपको हमेशा याद रह जाती हैं। तो जितना ज़्यादा आप एग्ज़ामिनेशन परफ़ॉर्म करोगे पेशेंट्स के ऊपर, उतना ज़्यादा आपके रिफ्लेक्सेस बनेंगे एंड लाइक जैसे मेरा फाइनल ईयर में सेकंड शॉर्ट केस था कि मैम ने मुझे कहा था क्रेनियल नर्व उन्होंने मुझे अभी याद नहीं है कि 7th या मतलब उनका ये वाली एग्ज़ामिन करो, ठीक है? सो अ, आप खुद सोचें एक पेशेंट ने के ऊपर अगर आपने क्रेनियल नर्व बार-बार एग्ज़ामिन किए हों, ठीक है? उसके बाद ही आप लोग इस काबिल होते हो कि हम लोग वो कोई भी नर्व का नाम लें, उसको लाइक उसका एग्ज़ामिनेशन कर सकें। अब एक स्टूडेंट है, उसने पूरा साल ही बेड से नहीं खोली, एट द एंड आके आप लोग बेड साइड खोलो, सो ऑब्वियसली पहले तो वो सोचेगा कि जी ये अच्छा क्रेनियल नर्व नंबर 6 या 7 कौन-सी थी। अब मुझे सोचना है कि जी कौन-सा मैंने एग्ज़ामिनेशन करना है, मैंने उसके ऊपर क्या करना है। इतनी देर में तो शॉर्ट केस का टाइम ही खत्म हो जाता है, ठीक है? सो तो ये बेड साइड के जितने भी एग्ज़ामिनेशन लाइक बेशक वो जनरल फिजिकल एग्ज़ामिनेशन है, चाहे वो सीवीएस का एग्ज़ामिनेशन है, चाहे वो रेस्पिरेटरी है एंड अबव ऑल के जो
मतलब कि क्रेनियल नर्व। सो ये जो सीएनएस के एग्ज़ामिनेशन इनको आपने बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है? और इनके ऊपर कोई डंडी नहीं मारनी और ना ही के ना बेड साइड की टेबल के ना हमें नहीं करनी, इनको बहुत अच्छे से करना है। बेड साइड इज़ द सेवियर फॉर द फाइनल ईयर, ठीक है? एंड स्ट्रीम कितनी देर की होगी? बचे 30 मिनट्स मोर, ओके? लाइक मैं इसको बहुत जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश कर रही हूँ, डोंट वरी। ओके, मैंने आई गेस बहुत बता दिया वर्ड्स के बारे में। आई गेस आप बच्चों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने वर्ड्स को किस तरह से लेके चलना है। चलो लेट्स कम ऑन द लाइक आपके सिलेबस में कौन-सी चेंजेज़ आई हैं, ठीक है? अच्छा बच्चों आपके सिलेबस में ये वाली चेंजेज़ आई हैं कि ना जो भी आपका लाइक हमारा जनरल सर्जरी का लाइक एक चैप्टर है, ठीक है? हर एक चैप्टर, हर एक जो टॉपिक है ना उसके साथ ही उन्होंने क्लिनिकल स्किल को कोरिलेट कर दिया है, ठीक है? तो यानी कि एक बहुत अच्छा फ़ायदा है, आपने जो भी टॉपिक्स पढ़ने हैं ना वही आपको वार्ड में जब दिखाए जाएँ या आपके साथ डिस्कस किए जाएँ, तो आपने उसके ऊपर फ़ोकस करना है, ठीक है? ये चीज़ें क्लिनिकली जब आपको दिखाई जाती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। यानी कि लेट्स सपोज़ आपकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि प्री एवल्यूएशन ऑफ द पेशेंट। जैसे कि मैं ओटी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद में हम पेशेंट को किस तरह से लेके चलते हैं। तो ये एक जनरल सर्जरी जीएस का एक टॉपिक भी है, ठीक है? पूरा चैप्टर है। तो इसी के साथ ही यही इसी का क्लिनिकल स्किल है कि पेशेंट को हमने किस तरह से प्रिपेयर करना होता है, पोस्ट ऑपरेशन की किस तरह से हमने केयर करनी होती है। इसी तरह से आपकी टॉपिक है न्यूट्रिशन यानी कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उसका क्लिनिकल यही है कि हमने उसके साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन कैसे मैनेज करना है। अब टॉपिक है आप लोगों का जैसे सर्जिकल इन्फेक्शन, ठीक है? तो उसके जो क्लिनिकल स्किल है आपका कि ना इन्फेक्शन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या उससे होती है, ठीक है? यानी कि हर एक टॉपिक इवन के इधर इट इज़ मेडिसिन, पीड्स, आपकी सर्जरी या गायनी ऑप्स है ना, हर एक चीज़ के साथ ना उन्होंने कहा है क्लिनिकल स्किल ही अटैच कर दिया है। कहने का मकसद ये है बच्चे परेशान नहीं बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि एक अच्छी चीज़ है जो आपका चैप्टर पढ़ोगे वो आपको क्लिनिकल बताएँगे, ठीक है? और इसी तरह से बच्चों इसके बाद आ जाती है कि आपके जो एस2 के टॉपिक्स हैं अब वो सेम ऐसे हैं जैसे कि हेड एंड नेक का चैप्टर है उसमें आपका क्लिनिकल स्किल क्या है कि सीएनएस की एग्जामिनेशन तो ये कैसे मुश्किल है। इसी तरह से आपका टॉपिक यानी कि चैप्टर का नाम क्या है? ब्रेस्ट यानी कि उसका क्लिनिकल स्किल क्या है कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ठीक है बच्चों। अच्छा यहाँ पे जब आपके ना जनरल सर्जरी यानी कि एस 1 एंड एस 2 के चैप्टर खत्म हो जाते हैं ना सिलेबस में उसके बाद बच्चों आ जाते हैं आपके 2 चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में एक है बीटीएन एंड दूसरा है मेडिको लीगल एस्पेक्ट। बीटीएन होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन नोट्स। इसमें आपने बेसिकली पढ़ना है या वो आपसे ये चेकलिस्ट कंप्लीट करवाएँगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं। बेसिकली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले हमने पेशेंट की एचपी देखनी होती है। हमने देखना होता है कि किस एचपी के ऊपर हमने पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है, ठीक है? और कितनी एचपी के ऊपर वो एलिजिबल है या नहीं फॉर द सर्जरी, ठीक है? इसके बाद हमने देखना होता है कि हम उसकी ब्लड ग्रुप भिजवाते हैं पेशेंट का और जब उसका ब्लड ग्रुप आ जाता है हम पेशेंट को कहते हैं कि अपना सपोज़ कि पेशेंट का बी पॉज़िटिव है। अच्छा मुझे हमेशा याद रखिएगा अगर पेशेंट कहता है कि मेरा जी ए पॉज़िटिव ब्लड ग्रुप है, आपने नहीं मानना क्लिनिकल प्रैक्टिस में अनलेस अंटिल वो आपको कोई रिपोर्ट नहीं शो करता। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो बेसिकली बहुत दूर-दराज़ से एंड लाइक गाँव वगैरह से आए होते हैं, ठीक है? तो वो कहते हैं कि जी हमारा ये है, लेकिन जब तक आपके पास कोई रिपोर्ट ना हो जिसके ऊपर लिखा हो कि और उसका ये ब्लड ग्रुप है, आपने पेशेंट की बात को नहीं मानना, ठीक है? जब पेशेंट के ब्लड ग्रुप के ऊपर आपने उसका वही डोनर अरेंज करवाना होता है, उसकी क्रॉस मैचिंग करवानी होती है एंड देन आप पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाते हो। ये एक पूरी चेकलिस्ट है जो कि आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है? और इवन कि पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कौन से रिएक्शन हो सकते हैं, उन रिएक्शन को किस तरह से कंट्रोल करना है, ठीक है? ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है एंड दूसरी बात ये है कि एक दूसरी चेकलिस्ट है कि मेडिको लीगल एस्पेक्ट यानी कि जो आपके बच्चों ने फोरेंसिक में पढ़ा था, उसमें आपने ये बताना होगा कि ना बेसिकली अगर आपके पास एक केस आ जाए तो एज़ अ मेडिकल ऑफिसर आप उसको किस तरह से डील करोगे। यानी बस एक छोटी-सी चेकलिस्ट है कि ट्रॉमा का केस आ गया, आपने पेशेंट की लाइक सीएनआई से आइडेंटिटी वगैरह लेनी है एंड उसको किस तरह से डील करना है, ये भी आपको कंप्लीट करवाई जाएगी, ठीक है?
ओके, मुझे इस तरह से अभी हम मैं कुछ मेडिसिन एंड गायनी के टॉपिक के बारे में बता देती हूँ, फिर हम बुक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं एंड फिर लेक्चर सोर्सेज़ के ऊपर, ठीक है? एंड जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि स्क्रीन शो करते हैं एंड बुक्स का बता दें, ठीक है। बट एक्चुअली मैंने स्क्रीन शो करने की कोशिश की है बट वो हो नहीं रही, ठीक है। इससे पहले मैंने आई लिटरली स्पेंट 15 टू 20 मिनट्स, सो इस वजह से मैंने स्लाइड भी बनाई थी बट आई वाज़ अनएबल टू शो इट, ठीक है। अच्छा, इस तरह से बच्चे जो आपके गायनी, ऑब्स एंड पीड्स एंड मेडिसिन के टॉपिक है, हर एक टॉपिक को ना उन्होंने क्लिनिकल ही लिंक कर दिया। अच्छा, मेडिसिन में बस ये चेंजेज़ आई हैं कि जो हमारा हेपेटोबिलियरी एंड हेमाटोलॉजी का सेक्शन था एनुअल सिस्टम में, वो हमारा M1 में आता था, लेकिन ये आपका M2 में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो पीड्स हैं, उनके भी यही टॉपिक है, उनको हर एक टॉपिक को क्लिनिकल स्किल के साथ अटैच कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द बुक्स एंड द लेक्चर्स एंड जो आपने मिस्टेक्स नहीं करने, उसके बारे में मैं बच्चों को बता देती हूँ। वेरी फर्स्ट थिंग कि बच्चों, मेडिसिन की अपना पीठ की तरफ नहीं जाना, ठीक है? क्योंकि जो मेडिसिन है ना बेसिकली, जब आप मेडिसिन कर लेते हो, जब उसके बाद आप पीड्स पढ़ते हो तो बिलीव मी 70 टू 80% आपका जो पीठ का सेक्शन है वो मेडिसिन में ही कवर हो जाता है, ठीक है? यानी कि आपको अलहदा से पीड्स यानी कि स्क्रैच से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। सो यहाँ पे उन बच्चों को थोड़ी-सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जिन बच्चों का मेडिसिन बाद में और पीड्स वार्ड पहले है, ठीक है? तो आप लोग बेशक अपनी पीट्स पहले कर लो एंड साथ-साथ कर लो और सो दैट आप जब फिर मेडिसिन में पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अवेलेबल रहेंगी। हाँ जी, बच्चे, ये रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल रहेगी, ठीक है? सो कहने का मतलब ये है कि बच्चों, इवन इन योर फाइनल प्रो आपने यही करना है कि जब आप पहले मेडिसिन कर लो, देन गो फॉर द पीड्स, क्योंकि बच्चों मेडिसिन एंड पीड्स के टॉपिक 70 टू 80% सेम है। यानी कि हेमाटोलॉजी होगी, हेपेटोबिलिटी होगी, यानी कि अगर अस्थमा है, वो मेडिसिन का भी सेम टॉपिक है, वही पीड्स का टॉपिक है, बट थोड़ी-सी मैनेजमेंट डिफरेंट हो जाती है एंड पीड्स में आपको थोड़ी-सी डोज़ेज़ याद करनी पड़ती हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। और कुछ छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं 3-4, ठीक है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने पीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करने होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ऑलवेज़ गो फॉर द मेडिसिन फर्स्ट, देन अपनी पीड्स करनी है। चलिए, मुझे इसके बाद ना मैं आपको बुक्स के बारे में बता देती हूँ कि जो बुक्स आपने यूज़ करनी है एंड जहाँ से एमसीक्यू आते हैं बेसिकली। अच्छा, बच्चे, गायनी एंड ऑप्स के लिए आपने यूज़ करनी है 10 टीचर्स एंड पीड्स की बुक है परवेज़ अख्तर एंड इसके बाद आ जाती है मेडिसिन की बुक है इरफ़ान मसूद और इसके अलावा S1 एंड S2 यानी कि सर्जरी, वो आपने करनी होती है डोगर, ठीक है? अब इन्हीं बुक्स का ना मैं कंपेयर देन करा देती हूँ आपके साथ। मैं अपने एमबीबीएस की जर्नी में कहती थी कि कम्युनिटी मेडिसिन एंड फ्रोज़न करता बकवास सब्जेक्ट क्योंकि मुझे वो कभी नहीं पसंद आए थे। लेकिन जब मैंने परवेज़ अकबर पढ़ी तो उससे ज़्यादा बकवास तो मुझे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं लगा। सो परवेज़ अकबर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी पढ़ने के हवाले से। लेकिन जब आप मेडिसिन करके परवेज़ अकबर पढ़ो तो इट विल बी ईज़ी और आई विल सजेस्ट कि परवेज़ अकबर के ऊपर ही अपनी शॉर्ट लिस्टिंग करना। एंड अनदर थिंग इज़ कि बच्चों, आप बच्चों ने ना S1 के लिए ना मेक श्योर करना है कि आप लोग उसको अगर कर सकते हो तो बेले से करो, अदरवाइज़ बेले के टेबल्स मस्ट हैं, यानी कि टॉपिक आप बेशक डोगर से रीड कर लो लेकिन बेले की टेबल करना है। S1 के एमसीक्यूज़ बहुत अनप्रेडिक्टेबल आते हैं, लाइक यू कांट इमेजिन कि S1 का पेपर कितना, उसके एमसीक्यूज़ कितने मुश्किल आते हैं, आपको उसका कोई सोर्स नहीं पता होता, बट यही है कि उसके एमसीक्यूज़ बेले के टेबल से ही आते हैं। सो ये मैं आपको शुरू से ही बता रही हूँ कि अगर आपका हो गया कि जी हमने एंड पे S1 करनी है या एंड पे हमने करनी है, तो एंड पे फाइनल ईयर का सिलेबस नहीं होता। आपने अपनी चीज़ों को साथ-साथ लेके चलना है। डोंट एवर थिंक कि मैं फाइनल ईयर के लास्ट 2 मंथ, 3 मंथ या 60 डेज़ में प्रिपरेशन कर लूँगी या कर लूँगा। आई नो तब भी तैयारी हो जाती है। लेकिन जब ये मैं बुक्स की बात एंड कर लूँगी ना, उसके बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि हमारे फाइनल ईयर के लेवल के ऊपर किस तरह के एमसीक्यूज़ आएँगे, तो आपको आइडिया होगा कि शॉर्ट बुक्स यूज़ करने का कितना नुकसान होता है, ठीक है? सो मेक श्योर करना है कि अगर आपके लेवल के ऊपर अगर मेरे बैच 24 में मुझे मिली नहीं थी बेले की कोई शॉर्ट लिस्टिंग जो मैं यूज़ कर सकती, लेकिन मैंने बेले के टेबल किए थे एंड बेले के टेबल से एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है? सो
गो फॉर S1 फॉर द बेले, फॉर द पीट्स परवेज़ अकबर यूज़ करो, लेकिन परवेज़ अकबर के साथ आयशा बतूल की शॉर्ट लिस्टिंग यूज़ करो एंड डोगर आपने यूज़ करनी है फॉर द लाइक सिस्टेमिक सर्जरी S2, ठीक है? लेकिन आपने उसको अकेले नहीं यूज़ करना है, S2O को आप लेके चलो डोगर से ही, लेकिन साथ ही आयशा बतूल की शॉर्ट लिस्टिंग करो क्योंकि आयशा बतूल ने इवन के S2 का भी कुछ स्टफ बेले से उसके ऊपर पेश किया हुआ है एंड अनदर थिंग इज़ बच्चों एस टू में ना एक बात याद रखिएगा एंड दैट इज़ कि ना हर चैप्टर में ना कोई भी ऑर्गन वगैरह है उसकी ना एनाटॉमी दी हुई है, ठीक है? तो जो एनाटॉमी का सेक्शन है ना, ये नहीं सोचना कि हम लोग छोड़ देंगे। पहली बात तो एनाटॉमी में बहुत एमसीक्यूज़ आते हैं लाइक 3 टू 4 एमसीक्यू आ जाते होते हैं एंड देन वो जो एनाटॉमी का सेक्शन है वो आप कोशिश कीजिएगा वो बेले से कर लो, ठीक है? इसके अलावा आ जाती हैं कि हमारी मेडिसिन, ठीक है? अच्छा अब कोई स्टूडेंट ने कहता है कि मैंने मेडिसिन के लिए डेविडसन पढ़नी है, ठीक है? भाई जो डेविडसन का फ़ायदा और नुकसान मैं आपको ये बताती हूँ कि ना आप बच्चों के आने हैं एमसीक्यू अगर तो आप थ्रू आउट द ईयर डेविडसन को लेके चल सकते हो, ठीक है? उसकी शॉर्ट लिस्टिंग उसी के ऊपर करो लेकिन लाइक आपके फाइनल ईयर के फर्स्ट डे से स्टार्ट करो, ठीक है? उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करो, उसके पॉइंट एक्सट्रैक्ट करो तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप मिड ऑफ द ईयर कहते हो कि जी मैंने डेविडसन पढ़नी है तो ये नहीं पॉसिबल। तो इसके लिए ये रूल करो कि आप लोग आयशा बदुल की शॉर्ट लिस्टिंग करो, उसने इरफान मसूद के ऊपर ही डेविडसन के टेबल एंड इम्पोर्टेंट स्टफ ऐड किया हुआ है। इट विल हेल्प यू अ लॉट ये आपका टाइम भी बचाएगा और आपके डेविडसन का पार्ट भी कवर हो जाएगा, ठीक है? तो अगर डेविडसन को ही लेके चलना है फिर उसके साथ कोई शॉर्ट बुक्स यूज़ ना करना। लेकिन अगर आपने यूज़ करनी है कि जी मुझे नहीं समझ आ रहा मैंने स्टेप अप भी यूज़ करनी है, मैंने इरफान मसूद से भी देखना है, मैंने डेविडसन से भी देखना है, ये वाली मिस्टेक ना करना, है, ठीक है? खुद ही डिसाइड कर लो अगर तो इरफान मसूद और डेविडसन का कम्बो करना चाहते हो तो गो फॉर द आयशा बतूल शॉर्ट लिस्टिंग। अगर डेविडसन यूज़ करना चाहते हो मेडिसिन के लिए, तो फिर डेविडसन की वेरी फर्स्ट डे से साथ-साथ शॉर्ट लिस्टिंग करो, उसके पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है? एस-1 बेशक डोगर से रीड करो, लेकिन एस-1 के लिए साथ-साथ आपने बेल मस्ट पढ़नी है और इसके अलावा बेली के टेबल तो मस्ट ही करने हैं। एस-2 आपने सिस्टेमिक सर्जरी डोगर से हो जाएगी अलोंग विद द आयशा बतूल शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है? व्हाट अबाउट द हैरिसन? वैसे मैं फाइनल ईयर के लेवल के ऊपर नहीं रिकमेंड करती कि हैरिसन पढ़ो। ओके बच्चों यहाँ पे मैं अब आपको बताती हूँ कि आपने ना सब्जेक्ट्स को पढ़ना किस तरह से है, ठीक है? मेडिसिन में जो एक मिस्टेक है वो जो नहीं करनी है आप लोगों ने, वो ये है कि लेट्स सपोज़ कि एक स्टूडेंट कहता है कि जी मैंने सीवीएस करना है और वो इरफान मसूद उठा के बैठ जाता है। नो, आपने इस तरह से मेडिसिन नहीं पढ़नी होती। सबसे पहले आपने बेड साइड से उसका वो सिस्टम करना है, यानी कि आपने बेड साइड से उसके एग्ज़ामिनेशन देखने हैं। आपने उसको पढ़ना है कि मरमर्स क्या होते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड क्या होते हैं, ठीक है? जब आप चीज़ें ये पढ़ लेते हो ना, उसके बाद जब आप सीवीएस को पढ़ने लग जाते हो, तब आपको आइडिया होता है, अच्छा ये टर्म्स हैं, तो जिस डिज़ीज़ में वो टर्म्स यूज़ हो रही होती है, तो आप उसको बेटर समझ पाते हो। सेम गोज़ फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है? अगर एक बच्चे ने उसको बेड साइड से पढ़ा ही नहीं है, ठीक है? उसको नहीं पता है कि व्हीज़ क्या होती है, ब्रोंकाई क्या होते हैं, क्रैकल्स क्या होता है, लेकिन उसने अस्थमा का चैप्टर खोल रेस्पिरेटरी का चैप्टर खोल लिया है इरफान मसूद से, तो जब उन डिज़ीज़ेज़ में ये व्हीज़, ब्रोंकाई के वर्ड्स यूज़ होंगे, तो वो आपको अगेन चैटजीपीटी का यूज़ करना पड़ेगा, आपको बेड साइड खोलनी ही खोलनी पड़ेगी। सो आपने मेक श्योर करना है कि हर एक सिस्टम लाइक जो कि मतलब अलाइन हो रहे हैं तो आपने पहले उसको बेड साइड से करना है, बेड साइड के जो टेबल्स हैं वो आपकी शॉर्ट केस हैं, वो आपके वाइवास हैं, वही आपके एमसीक्यूज़ हैं। जब आप बेड साइड से बात पढ़ के आप अपनी मेन बुक यानी कि इरफान मसूद पढ़ते हो, फिर आपको समझ आती है कि अच्छा तो इस तरह से ये डिज़ीज़ में हो रहा है, ठीक है? और बच्चे ये जो कह रहे हैं कि एमसीक्यूज़ के लिए हाँ जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ फिर मैं इसके बाद आपको एमसीक्यूज़ का ही बताऊँगी। इसके बाद आपने आ जाना है पीट्स बच्चे पीट्स का मेक श्योर करना है कि जब भी वार्ड में जाओ तो बच्चों के लिए ना छोटी-छोटी टॉफ़ियाँ लेके जाया करें क्योंकि बच्चे ईज़िली हाथ में नहीं आते एंड ये पीट्स के शॉर्ट केसेज़ हैं उनको साथ-साथ आपने परफ़ॉर्म करना है, ठीक है?
अगर आपको यानी कि जब मैं अपने फाइनल ईयर से स्टार्ट हुई थी, तो मुझे मेरी आपी ने कहा था बेशक अपने 6 मंथ लगा लो, लेकिन अपना फाइनल ईयर का हाफ लगा लो, आपको बेड साइड फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। बेड साइड आपको शॉर्ट केस बचाती है, आपके एमसीक्यूज़ सेव करती है, आपको लॉन्ग केस में हेल्प करती है, तो बेड साइड आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है बच्चों? उसके बाद आ जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि मैंने आपको प्रवेश अकबर का बताया। प्रवेश अकबर बच्चे इसी तरह से ही करनी है कि पहले आप मेडिसिन कर लो, उसके बाद गो फॉर द प्रवेश अकबर। प्रवेश अकबर के लिए आयशा बतूल की शॉर्ट लिस्टिंग यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि प्रवेश अकबर इज़ नॉट अ वेरी गुड बुक टू यूज़, ठीक है? वो एक दफ़ा दिमाग घुमा के रख देती है इंसान का। और एस-1 के लिए गो फॉर द बेले एंड एस-2 के लिए गो फॉर द डोगर अलोंग विद द आयशा बतूल शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है? अच्छा, इसके बाद जो बच्चे कह रहे हैं कि ना मेडिसिन के लिए डिविडेशन और स्टेप अप नहीं करनी। वैसे अगर आप डिविडेशन कर रहे हैं देन स्टेप अप की नहीं ज़रूरत, ठीक है? सिर्फ डिविडेशन अगर आपने करनी है तो वेरी फर्स्ट डे से स्टार्ट करो, उसी के ऊपर शॉर्ट लिस्टिंग करो, एमसीक्यूज़ पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करो, जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट टेबल्स हैं उनको करो, दैट्स इट। ठीक है? अच्छा, अब मैं यहाँ पे बताती हूँ आप बच्चों को लेक्चर सोर्सेज़ के बारे में एंड एमसीक्यूज़ के बारे में। वैसे याद रखिएगा कि फाइनल ईयर के लेवल के ऊपर ना मैं रिकमेंड नहीं करती लोकल लेक्चर्स, ठीक है? आई विल सजेस्ट यू ऑल टू गो फॉर द मैरो लेक्चर फॉर द सर्जरी एंड रैपिड रिव्यू लेक्चर। रैपिड रिव्यू लेक्चर तो आपने लाइक हर सब्जेक्ट के लेने हैं, ठीक है? रैपिड रिव्यू लेक्चर्स को लेते हुए एक बात याद रखिएगा, जो आपको लगेगा ना कि ये लाइन वो अनइम्पोर्टेंट है, बिलीव करें कि अगर मैंने कभी कोई ऐसी लाइन थी ना, जो कहते हैं कि ये और मैंने समझा कि वो अनइम्पोर्टेंट है, वही एमसीक्यूज़ आए हुए थे हमारे प्रॉफ में। तो रैपिड रिव्यू की एक-एक बात आपकी एमसीक्यूज़ पॉइंट होती हैं, तो उनको आपने बहुत अच्छे से सुनना है। आई विल शेयर अ लिस्ट ऑफ द रैपिड रिव्यू लेक्चर जो कि मस्ट लेने हैं, ठीक है? ओके, सर्जरी के लिए मैंने बताया है कि मैरो विल हेल्प यू अ लॉट। मैरो के बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। लाइक मेरे पास जो लिंक थे वो अब लाइक ओपन आई गेस नहीं हो रहे। लेकिन आपके अगर बैच में जब सर्कुलेट हो जाए तो मेक श्योर कीजिएगा जब वो वर्किंग लिंक को स्टार्टिंग में ही डाउनलोड कर लो मैरो के लेक्चर। मेडिसिन के लिए यू विल गो फॉर द प्री प्लेटर। प्री प्लेटर में याद रखिएगा दीपक मारवा के लेक्चर बहुत अच्छे हैं, लाइक बहुत हेल्पफुल हैं बच्चों के लिए अलॉन्ग विद द रैपिड रिव्यू लेक्चर। और दैट्स इट। बाकी है कि ना यहाँ पे बच्चों मैं आपको ना एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस आपने किस तरह से करनी है एंड एमसीक्यूज़ को किस तरह से आपने लेके चलना है। बच्चों एक्चुअली ना मुझे फाइनल ईयर के लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा ना एमसीक्यूज़ की बुक्स नहीं मिली थी। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ जैसे कि ना ईएफवाई हमें मिल गई थी। जैसे कि हम कहते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के ऊपर गाइड एंड रिव्यू यूज़ कर लो, बीआरएस यूज़ कर लो, ठीक है? बहुत ज़्यादा एक लाइक किताबों की थी, लेकिन फाइनल ईयर के लेवल के ऊपर बहुत लिमिटेड बुक्स मिली थी मुझे। यानी कि जैसे वन लाइन क्लिंचर्स हो गए या वन लाइन इस तरह की तो मिलेंगी, लेकिन जो जो सॉरी, जो पीडीएफ है एक-एक 1000 एमसीक्यू ऑफ द डिविजन वो और एक बेले का ना एमसीक्यूज़ का पीडीएफ है, ठीक है? तो जनरल सर्जरी एंड मेडिसिन के एमसीक्यूज़ कोशिश कीजिएगा वहाँ से प्रैक्टिस करो। पीट्स का हमारा लाइक 99% पेपर लाइक ईएफआई से हो गया हुआ था। लेकिन इसके अलावा आई गेस अभी भी ईएमआई का कोई एडिशन रिलीज़ हो तो आप बच्चों ने मस्ट बाय करना है। अच्छा, एंड आप किस तरह से फाइनल ईयर को लेके चल सकते हो एंड फाइनल ईयर में किस तरह से एमसीक्यूज़ आपने स्ट्रॉन्ग करने हैं वो ये है कि बच्चों जब भी आप लोग वार्ड में जाओ, ठीक है? अपना केस प्रिपेयर करना हो ना आप बच्चों ने कि लाइक कोई भी केस हो, मेक श्योर करो कि 2 फ्रेंड उसी केस को उसी टाइम ही डिस्कस करो। जब आप बच्चों ने केस डिस्कस किए होते हैं ना, वो चीज़ आपको नहीं भूलती। व्हेन आई वाज़ इन माय पीड्स डिपार्टमेंट लाइक हमारी रोटेशन चल रही थी, तो हमारे पास लाइक वो हमारी मैम आती थी, 30 मिनट्स में पढ़ा के चली जाती थी और उसके बाद वो हमें कहीं जाने भी नहीं देते होते थे। तो हम फ्रेंड्स ने क्या किया था, हम पीड्स के जो टॉपिक होते थे लेट्स सपोज़ कि मेनिंजाइटिस, हम उसी टाइम ही दोस्त एक-दूसरे को पढ़ा देते होते थे और लाइक जो हमारा पेशेंट होते थे, लाइक देख लिया हमने मेनिंजाइटिस का केस,
तो जो उसके साइन्स होते थे, साइन्स ऑफ मेनिंजल इरिटेशन, वो उसके ऊपर करके देखते थे। आपको पता है इस तरह से चीज़ें कभी भूलती नहीं है जब आप एक-दूसरे को पढ़ाते हो। फाइनल ईयर को स्टार्ट से ही अच्छे से लेके चलो, आई एम नॉट सेइंग कि 24/7 पढ़ना शुरू कर दो या कोई 10-10 घंटे नो, बेशक आप डेली का 1 पेज पढ़ो, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करो। मेक श्योर करो कि जब आपके एग्ज़ाम हो, कॉलेज में कोई लाइक टेस्ट हो, लाइक फाइनल ईयर में हमारे तो ऐसे टेस्ट हुए नहीं थे, ठीक है? तो मुझे बाकी कॉलेजेस का नहीं पता, अगर आपके कॉलेजेस में टेस्ट नहीं होते, सो डोंट रिलाय ऑन योर कॉलेजेस टेस्ट। फ्रेंड्स भी आपस में पढ़ो, टॉपिक्स को डिस्कस करो, एक-दूसरे को पढ़ाओ, शॉर्ट लिस्टिंग करो, अपने आप को पढ़ाओ यानी कि अपने वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करो सो दैट कॉलेज में कोई टर्म एग्ज़ाम हो या ब्लॉक एग्ज़ाम हो या आपके प्रॉफ में जो लीव्स मिले उसमें अपने ही वॉइस नोट को सुनो। इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपको पता है पढ़ाई हुई चीज़ ना, लाइक आपने कभी किसी को कोई टॉपिक पढ़ाया वो कभी भूलता नहीं है। सो नॉलेज को हमेशा बाँटने से बढ़ता है। इसी तरह से ना अनदर द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कि रिवाइज़ और बच्चे आपको पता है अगर आप कहोगे कि जी मैंने लास्ट 60 डेज़ में प्रॉपर प्रिपेयर करना है, लाइक मैं कहती हूँ आप लोग पास कर दोगे, लाइक लिटरली आखिरी 60 दिन में पेपर पास हो जाता है। लेकिन वो जिस तरह से वो 60 डेज़ और जो फाइनल ईयर का गुज़रता है वो बहुत टॉर्चरिंग होता है। सो अपने आप को उस टॉर्चर से आप बचना है, खुद ही बचाना है कि चीज़ों को आपने कंसोलिडेट करना है, यानी कि मेक श्योर करना है एटलीस्ट आप साल में 2 दफ़ा तो अपने सिलेबस को गो थ्रू करो सो दैट जब आप थर्ड टाइम फाइनल ईयर के प्रॉफ तक पहुँचो, आपने जस्ट चीज़ों को रिवाइज़ करना हो, आपके पास आपके नोट्स बने होने चाहिए, आपने अपना मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया हुआ हो, आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस साथ-साथ करनी है सो दैट आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपकी इतनी अच्छी हो ताकि आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई हो कि जब पेपर में आपके 100 का पेपर हो तो आप लोग पैनिक ना करो। अच्छा बच्चे ये जो कमेंट आया है कि एस-1 एंड एस-2 को इकट्ठे पास करना होता था लेकिन अब अलग-अलग पास करना है, बट मुझे तो एचओडी ने हमारे मैंने पूछा तो वो कह रहे थे इकट्ठे पास करना होता है। आई एम नॉट श्योर अगर दोबारा से चेंज हुआ है तो। बट अगर मैं ना यहाँ पे आपको ना अभी सिलेबस की डिवीज़न बता देती हूँ। इट्स सो ईज़ी टू पास फाइनल ईयर अबव ऑल, ठीक है। अब बच्चों के ना पेपर मेडिसिन के 2 पेपर होते हैं, एम-1 एंड एम-2। इस तरह से सर्जरी के 2 होते हैं, ठीक है। एस-1 एंड एस-2 एंड गायनी एंड ऑब्स एंड देन पीज, ठीक है। तो हमने तो ये ऐसे ही करना होता था कि एम-1 एंड एम-2 को इकट्ठे पास करना होता था, एस-1 एस-2 को इकट्ठे पास करना होता है। एंड गायनी एंड ऑब्स को इकट्ठे पास करना होता है एंड पीट्स को अलग से पास करना है, ठीक है। सो मेडिसिन का जो पेपर 1 यानी कि एम 1 उसके आपके 100 एमसीक्यूज़ होंगे एंड पेपर 2 के भी 100 एमसीक्यूज़ होंगे एंड आपकी इंटरनल असेसमेंट 50 मार्क्स की होती है, यानी कि 250 मार्क्स में से आपने जस्ट 125 मार्क्स लेने हैं। यानी कि अगर 125 में से आप 25 तो इंटरनल के लगा लो, ठीक है। यानी कि आपने सिर्फ 100 मार्क्स लेने हैं 250 में। सो पास होने के लिए लाइक अगर कंबाइन पास करना, तो मुझे फाइनल ईयर को पास करना मुश्किल नहीं है, ठीक है? लेकिन डिपेंड करता है कि यूएचएस एमसीक्यू किस तरह के देता है एंड यूएचएस फाइनल ईयर के लेवल के ऊपर एमसीक्यू आसान नहीं देता है, ठीक है? आउट ऑफ लाइक 7 पेपर हमारे 5 पेपर बहुत मुश्किल एमसीक्यूज़ आए थे। यानी कि वो हमसे ना अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि ना किस तरह के उन्होंने एमसीक्यू हमें दिए थे कि अब देखें नेफ्रोटिक सिंड्रोम आप सब बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है? तो वो जितने भी हमारे जो क्राइटेरियाज़ होते हैं ना, वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का हमसे क्राइटेरिया पूछता है। क्राइटेरिया में वो हर एक चीज़ को पूछता है कि एल्ब्यूमिन की वैल्यू कितनी है, हर एक चीज़ की वो वैल्यूज़ पूछते हैं, ठीक है? इसी तरह से एक था हेपेटिक इनकैप का, ठीक है? अब हेपेटिक इनकैप की ग्रेडिंग हमने 4 पढ़ी हुई थी। बिलीव मी लिविटसन में भी इसके ग्रेड लिखे हुए थे एंड इरफान मसूद में भी मैंने वो पढ़े थे। लेकिन उसने उसका नाम पूछा उस क्राइटेरिया का और उसकी इतनी क्लोज़ वैल्यूज़ दी हुई थी ना हर एक इंडिकेटर की, यानी कि इतनी कि इंसान को होता है कि अच्छा इसकी तो ये थी, लेकिन आप जब इकट्ठे इतनी वैल्यूज़ पढ़ते हो ना, तो आप थोड़ा-सा आपका माइंड होता है कि
कौन-सा करेक्ट था, यानी कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये नहीं सोचना कि जितने भी क्राइटेरिया थे हमने उनको स्किप करना है। एमबीबीएस में याद रखिएगा जहाँ पे कोई कोई भी क्राइटेरिया लाइक वो हेपेटिक इनटेक का क्राइटेरिया या वो किंग्स क्राइटेरिया या वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का क्राइटेरिया, आपको क्राइटेरिया के नाम अच्छे से आने चाहिए। क्राइटेरिया में जो-जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं, आपको हर एक वैल्यूज़ के बारे में अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? और बच्चे ये सब कैसे होगा जब आपने थ्रू आउट द ईयर किताबें पढ़ी होंगी, ठीक है? जब आपने खुद ही शॉर्ट लिस्टिंग की होगी, आपने नोट्स बनाए होंगे, आपने पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट किया होगा। क्योंकि जब आप एट द एंड लास्ट 60 डेज़ में पढ़ते हो ना, तब इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ को, इतने ज़्यादा क्राइटेरियाज़ को याद रखना लाइक वो अब जैसे मारना नए स्टार्ट हो जाएगा एंड देन आपके बोर्ड होंगे। आई नो स्टार्ट में एक जोश होता है, बाद में ऐसे ही कि ना क्लासेस बंक कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, सो ऐसे नहीं करना। थोड़ा-थोड़ा पढ़ो, बेशक डेली बेसिस के ऊपर लाइक 2-2 3-3 घंटे नहीं पढ़ सकते, आधा घंटा 45 मिनट्स पढ़ो, लेकिन अपने लिए आसानी खुद पैदा करो, ठीक है? और बाकी ये है कि प्लीज़ गाइड अबाउट द बुक बच्चे मैंने किताबों के बारे में पहले बता दिया तो आप बाद में लाइक सुन लीजिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड 2 और चीज़ें कि अगर हो सके तो बच्चों रिसर्च कर लो। आई नो कि आप कहेंगे कि रिसर्च के बारे में क्यों कह रही हैं क्योंकि इसके आगे बहुत फ़ायदे हैं। और दूसरी बात ये है कि आगा खां में अभी इलेक्टिव्स की एप्लीकेशन ओपन हो गई हैं। सो अगर आप में से किसी ने आगा खां में इलेक्टिव्स के लिए जाना है तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट टू। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड आई होप आपको कुछ ना कुछ लर्न करने को मिला हुआ होगा। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क एंड आई विल एंड द स्ट्रीम। बच्चों कोई क्वेश्चन है? बच्चे 8 पीएम टू सॉरी 8 एएम टू 8 पीएम इट वाज़ लाइक आई गेस वीक में 3 डेज़ है नॉट होल वीक, ठीक है? सो जिस दिन इस तरह से हो ना जो बाकी 3 डेज़ हों जो या आपका जो संडे हो उसमें आप अच्छे से पढ़ लो। बाकी ये है जो आपके लाइक 8 टू 8 है ना, उसमें चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, पेशेंट को देखो, लाइक जो दिन का एक केस उधर ही बैठ के अगर आप याद कर लो ना, कर लो। इट्स मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है? यानी कि उधर ही अगर कोई मेनिंजाइटिस का केस आ जाता है मेरे माइंड में वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इसी तरह से हम लोगों ने पीट स्टार्ट की थी, लाइक हम लोग ना पीट्स में गए थे और हमारा टाइम वेस्ट करते होते। तो मेरी दोस्त कहती है कि हम ना कल से ऐसा करते हैं, हम जो हमारा केस होगा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जब 8 टू 8 जाओ तो अपना दिन वेस्ट करने की बजाय बेशक चैट जीपीटी खोल के कर लो, ठीक है? उस एक टॉपिक को डेली बेसिस पे पढ़ लो। वैसे अगर आपको लाइब्रेरी में पढ़ने की आदत है तो अब लाइब्रेरी कहाँ गई? मुझे मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई यानी कि दैट्स दिस वोंट बी अवेलेबल नाउ अब क्या नहीं अवेलेबल होगा? टाइम की बात कर रहे हो आप? अच्छा बच्चों मुझे एक बात स्किप हो गई वो मैं आपको बता देती हूँ एंड दैट इज़ कि ना हमारा ना एक टॉपिक है लेबर का, ठीक है?
आपने ना ऑप्स में लाइक एक टॉपिक पढ़ना है लेबर का, आपने मेक श्योर करना है कि वो टॉपिक आप ना गायनी एंड ऑप्स की बुक है इरफान मसूद, ठीक है? तो वहाँ से कीजिएगा क्योंकि लेबर का टॉपिक इटसेल्फ इरफान मसूद में बहुत अच्छा लिखा हुआ है और वो 10 टीचर में बहुत बुरा लिखा हुआ है, ठीक है? एंड दूसरी बात ये है कि जो 10 टीचर्स है फॉर द ऑप्स बहुत अच्छी बुक नहीं है, ठीक है? बट एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने खुद पर्सनली स्विच किया था 10 टीचर से इरफान मसूद के ऊपर गायनी एंड ऑप्स की। गायनी के लिए तो मैंने 10 टीचर्स यूज़ कर ली थी, लेकिन मेरे से कुछ चीज़ें रिवाइज़ नहीं हुई थी, तो अगर किसी बच्चे को 10 टीचर पढ़ने में मुश्किल हो या टॉपिक की समझ ना आ रही हो या रिवाइज़ करने में मुश्किल हो, तो एक बार याद रखिए इरफान मसूद इज़ अ वेरी गुड बुक, ठीक है? एंड वो वाले सारे बच्चे जिन बच्चों ने 10 टीचर्स ही यूज़ करनी है ऑप्स के लिए, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑप्स का एक चैप्टर है लेबर, ठीक है? वो आपने इरफान मसूद से ही करना है, वो 10 टीचर में अच्छा नहीं लिखा हुआ। नहीं बल्कि 1 दिन पहले तो कोई नहीं बताता, उसी टाइम ही आपने जाना होगा वार्ड में एंड वो आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ लाइक स्टार्टिंग में तो आपको सारे एग्ज़ामिनेशन सिखाएँगे, ठीक है? एंड देन जो केस होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो पढ़ा दिया करेंगे। अब आई डोंट नो कि हर कॉलेज का डिफरेंट होता है, हमारा तो ये होता है कि हमने प्रेज़ेंटेशन बनानी होती थी, ठीक है? सो हम लोग को जो प्रेज़ेंटेशन होती है ना, वो टॉपिक भी हम लोग पढ़ जाते होते थे एंड ये सिर्फ़ मेडिसिन में होता था। वैसे आई विल सजेस्ट कि ना एट अ सेम टाइम सारे सब्जेक्ट्स को लेके ना चलना, ठीक है? इट्स अ बेस्ट अप्रोच कि अगर आप लाइक वॉर के साथ चल लो तो वॉर के साथ लेकिन ये है कि टाइम नहीं ज़ाया करना। ये है कि अगर आपकी सर्जरी का हुआ है तो गो फॉर द सर्जरी, डेली बेसिस के ऊपर सर्जरी कंप्लीट करो एंड जब आपकी मेडिसिन हो तब मेडिसिन कंप्लीट कर लो। लाइक मैंने सर्जरी अपने सारी की लाइक सारी सर्जरी वॉर के साथ ही कंप्लीट की थी। लाइक डेली बेसिस पे मैं करती होती थी, ठीक है? जब सर्जरी का मेरा वॉर स्टार्ट हुआ था। तो आप अगर मैनेज कर सको क्योंकि आप बच्चों के थोड़ा-सा वॉर की टाइमिंग ज़्यादा है, ठीक है? अगर 2 सब्जेक्ट मैनेज हो सके तो वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं मैनेज हो सकता तो एक सब्जेक्ट जो ऑनगोइंग वार्ड है तो मेक श्योर कीजिएगा उस वार्ड के पीरियड के दौरान आपने लाइक एटलीस्ट 50% से ज़्यादा अपना सिलेबस कवर करो। चीज़ों को आपने कंसोलिडेट खुद ही करना है, चीज़ों को साथ-साथ लेके चलना है, टाइम नहीं ज़ाया करना। फाइनल ईयर का सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी होता है एंड अगर आप बच्चों ने शॉर्ट लिस्टिंग नहीं की होगी, पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट नहीं किए होंगे, चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ नहीं किया होगा, सिर्फ़ एक रिवीजन जो 60 डेज़ में होती है, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रॉफ आपके लिए, ठीक है? सो जब साथ-साथ पढ़ोगे, आपके लिए चीज़ें एंड पे रिवाइज़ करना आसान होगा। सो एंड मैं अपना वेबिनार यहीं पे एंड करती हूँ। इट वाज़ लाइक अ गुड एक्सपीरियंस टू टॉक टू यू ऑल एंड ये है कि विद द लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट ये है कि एक-दूसरे को पढ़ाओ, खुद पढ़ो साथ-साथ लेके चलो, शॉर्ट लिस्टिंग करो चीज़ों की, बट ये है कि ना एंड पे नहीं छोड़ना। फाइनल ईयर का सिलेबस लेंथी होता है, मेक श्योर करना है कि आपने साथ-साथ पढ़ना है, ठीक है? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई विश यू ऑल गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।